आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड की जो गणित पुस्तक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इस गणित पुस्तक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 3.4 तक पढ़ लिया है और अब हम लोग 3.4 के बाद चलेंगे 3.5 की ओर। तो 3.5 को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर देरी से आए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में हमारे सारे प्रश्नों के हल दिए हुए हैं और आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को पढ़ाने का ही एक मकसद लेकर हम, एक जज्बा लेकर हम अपने घर से निकले हैं और आपको फीस के जगह पर एक लाइक जरूर देना है, एक शेयर जरूर देना है ताकि आपके दोस्त भी पढ़ पाए। यानी कि आपको भी किसी दूसरे पर उपकार ही करना है, यानी कि खुद पढ़े और दूसरे को भी पढ़वाएं। ठीक है, यानी खुद जुड़े और दूसरे को भी जुड़वाएं। तो हमारा चैनल आपकी सेवा में तत्पर है और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 को बनाएंगे। तो 3.5 में कहता क्या है जरा समझिए। कहता निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब केवल एक हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये तीनों बात हमें बताना है इन चारों प्रश्नों के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है, अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि अगर कोई एक हल है तो उसकी स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों को हमने एक विलोपन विधि बता रखा है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि बता रखा है। अब इसमें आपको वज्र गुणन जो विधि है उससे इन प्रश्नों को हल करेंगे, अगर जो हल करने लायक होगा, और जो नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमारा क्लास है 10th और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लियर। और एक्सरसाइज हमारा है कितना है, 3.5। देखिए, आप अपने घर से भी पढ़ सकते, क्योंकि आज के दिन में स्मार्टफोन्स हर घर में है लगभग, तो आप स्मार्टफोन पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो क्लियर दिखे ना तो आप क्या करें, सेटिंग में जाकर आपका जो उसमें वीडियो क्वालिटी को बढ़ाने का ऑप्शन आता है उसको आप बढ़ा देंगे, आपको बहुत अच्छा से वीडियो दिखेंगे, क्योंकि आपका 720p यानी उतना के जो क्वालिटी में, रेंज में आपको आराम से ये वीडियो दिखेगा और बहुत अच्छा से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। सबसे पहले 1 का 1 नंबर में हल लिखते हैं और हमें दिया क्या है ये देखिए। हमें दिया है 2 समीकरण। क्या दिया है, 2 समीकरण दिया है। लिख सकते हैं आपके दिया है, नहीं भी लिखते तो चलता। तो क्या दिया है भाई हमें, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, यही दिया है। और इसी को हम समीकरण 1 मान लेंगे, इतना तो मान सकते हैं। और दूसरा दिया है, क्या दिया है देखिए, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ये हम समीकरण 2 मान लिए। इतना कर सकते हैं भाई, इतना कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो यहां हमें देखिए x का गुणांक, y का गुणांक और ये जो है आपका 3, तो ये डायरेक्टली 3 तो है ही, यहां तो चर है ही नहीं, अचर है। तो देखिए ये जो गुणांक है इसको लिखेंगे पहले a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 के रूप में। क्लियर,
इसको लिखेंगे तब जाके हम पता कर पाएंगे कि किसके हल है, किसके हल नहीं है, किसके अनेक हल है, किसके एक ही हल है, ये हम ज्ञात कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखिए, आपको अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 को एकदम गहराई से समझना है तो इसमें तो हम समझाएंगे ही, लेकिन आप 3.2 यानी कि एक्सरसाइज जो 3.1 3.2 उधर से अगर आप देखते आएंगे तो आपको सारे प्रश्न a1 बटे a2 वाला समझ में आ जाएगा। आपको अभी अभी हम बता भी दे रहे हैं, देखिए, और इसमें भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं, यहां a1 बराबर क्या है, तो देखिए एक जो समीकरण है उसके जितने गुणांक होंगे वो a1 b1 और c1 होंगे। तो x के साथ क्या गुणा में है, एक गुणा में है, तो उस एक को यहां लिख दीजिए, हो गया इसका गुणांक एक। तो b1 का गुणांक क्या होगा, y के साथ क्या गुणा में है, माइनस का 3, और c1 बराबर क्या होगा, माइनस का 3 होगा। अब देखिए b1 सॉरी a2 बराबर क्या होगा, यहां देखिए x का गुणांक 3, तो यहां हो जाएगा 3, और b2 बराबर क्या होगा, देखिए y का गुणांक माइनस का 9, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां माइनस का 2। तो हमारा a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 ये सारा निकल गया। अब हम क्या लिखते हैं, a1 बटे a2, अब लिखते हैं, अब a1 बटे a2 बराबर क्या होगा, 1 और बटे a2 यानी कि 3। क्लियर। अब लिखते हैं b1 बटे b2 बराबर क्या होगा भाई, माइनस के 3 बटे माइनस के 9। तो देखिए ये कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 1 बटे 3। तो यहां भी 1 बटे 3, यहां भी 1 बटे 3, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2। तो बराबर है तो c1 बट्टा c2 भी निकालना पड़ेगा, अगर नहीं था बराबर तो वहां रुक जाते। तो ठीक है, अब c1 बट्टे c2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, c1 है आपका माइनस के 3 बटे क्या हो जाएगा, माइनस के 2, यही होगा c1 और c2। तो ये माइनस कटा, बराबर आपका आ गया 3 बटे 2। तो यहां हमें ये ज्ञात हुआ, यहां क्या ज्ञात हुआ, यहां लिखेंगे चूंकि ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। यही बात है। जब ये नहीं है तो ऐसा होने पर क्या होता है, ऐसा अगर आ जाए आपके समीकरण से निकलकर तो आप कहेंगे कि दो रेखाएं निकलती है जो आपस में कभी नहीं टकराती है, यानी कि वो क्या होगी, समांतर रेखा होगी। एक ऐसे चलेगा, एक ऐसे, तो कभी आपस में नहीं टकराएगी। तो क्या हो जाएगा, इसके हल होंगे ही नहीं, कभी कोई हल नहीं होगा, इसका कोई एक भी हल नहीं होगा, अनेक हल नहीं होगा, कुछ हल नहीं होगा। क्यों, ये दोनों आपस में टकराती ही नहीं है, नहीं टकराएगी, कभी नहीं, अनंत तक नहीं टकराएगी। तो ये समांतर रेखा हुआ, क्या हुआ ये, इसलिए ये क्या हुआ, समांतर रेखा। अगर ऐसा होता है तो लिखते हैं समांतर रेखा। जब समांतर रेखा होगा तो समांतर रेखा होने की स्थिति में क्या होती है आपका, इसमें कह सकते हैं कि कोई हल नहीं है। क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एक बात आपको समझाना चाहते हैं, जब कोई हल नहीं है तो आपका पुस्तक क्या कहता है, यहां देखिए समांतर कोई हल नहीं है तो उसकी स्थिति में भी नहीं कहना है। देखिए यहां कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो अद्वितीय हल निकलेगा तभी हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा हम यहीं तक रुक जाएंगे। तो आपको एक बात और बताते हैं, आप यहां देखिए कि यहां पर हमारा a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर क्या होता है। देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कैसा होता है, ऐसा।
आपस में टकरा के एक बार में काट देगा। तो एक बिंदु में कटा तो इसका एक हल होगा। क्लियर? तो देखिए यहां प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तो कहता है केवल एक हल होगा। बोल दिया ना आपको यहां पर, तो केवल एक हल को ही कहता है अद्वितीय हल। बात समझ में आई? तो ऐसा होने पर a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 अगर हमारा आता है तो हम उसका वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। बाकी सबका क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संपाती रेखा होगा तो क्या हो जाएगा, उसको अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। संपाती रेखा मतलब एक रेखा ऐसे गया, उसी के ऊपर से फिर एक रेखा चल रहा है। तो बताइए इसमें कितने बिंदु हैं जिस पर टच करते हुए दूसरा रेखा फिर चलेगा? तो अनंत बिंदु है, अनंत जगह पर कटते हुए निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। क्लियर? संपाती रेखा उसी को कहता है, किसी एक रेखा पर पुनः एक रेखा चल जाए तो उसे ही संपाती रेखा कहते हैं। अब उसके बाद समांतर रेखा कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का मतलब होता है एक रेखा ऐसे गया, फिर दूसरा रेखा उसके जस्ट बगल से चले जाएगा, लेकिन आपस में कभी नहीं टकराएगा। तो ये समांतर रेखा हो गया, ये संपाती हो गया और ये समांतर हो गया। तो समांतर में भी कोई हल नहीं है, ये आपका पुस्तक कह रही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। तो आपको समझ में तो अब तो आ रहा होगा। तो चलिए इसको हमने बना के रखा है। एक्सरसाइज कितना में बताया है देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 में हमने बता कर रखा है, सारे क्वेश्चंस को बना दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करना चाहेंगे तो चेक करके आप देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा एक हल हो गया, एक का एक। क्लियर? अब एक का दो हल करेंगे। चलिए अब एक का दो लिख देखिए। एक का दो में कहता है 2x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए इस 5 को हमको इस पार लेके आना है, इस 8 को इस पार लेके आना है बराबर के, और इस पार 0 को रखना है। तब जाके हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकलेगा। तो यहां लिखते हैं हल। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिया है हमें, क्या दिया है उसे भी लिख देना है। दिया है, क्या दिया है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5, ये तो दिया है। और दूसरा क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 8, यही दिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम अपने हिसाब से समीकरण में ले आएंगे। क्या करेंगे, इसको करेंगे 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर के इस पर आएगा तो माइनस और बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1। क्लियर? इतना समझ गए? अब इसको क्या करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0 होगा कि नहीं, यह समीकरण 2। माइनस के 8 माइनस के 5 क्यों हुआ, बराबर के इस पर आया तो माइनस में बदल गया। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब लिखिए यहां a1 बटा a2। तो देखिए आपको तो पता है कि इसका गुणांक सबको केवल हम लेते हैं। तो a1 हमारा क्या है, 2 है, और b1 हमारा क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, a1 बटा a2 बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बटा 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए a1 हमारा 2 है और b1 हमारा क्या है, a2 हमारा क्या है, 3 है। तो क्या कर सकते, a1 बटा a2 बराबर 2/3 होगा। अब देखिए जब ये हो गया तो डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं। अब b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 को देखिए तो क्या है, b1 तो y का गुणांक क्या है, 1, तो बराबर 1 प्लस में, और देखिए y का गुणांक यहां क्या है, प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा 2। तो अब यहां पर एक बात बताइए हमें, क्या है, ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब नहीं है तो क्या होगा, जब नहीं है तो क्या होगा, अभी अभी हमने आपको यहां बताया, ये देखिए जब नहीं है तो क्या होगा, हमने बताया कि जब a1 बटे a2 नॉट बराबर b1 बटे b2 होगा तो ऐसे होगा, प्रतिच्छेदित रेखा होगी, यानी एक बिंदु पर कटेगा। ठीक है, जब एक बिंदु पर कटेगा तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी। क्या होगी, इसलिए प्रतिच्छेदित करती
हुई रेखा होगी और प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी तो इसका केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा। अतः केवल एक हल होंगे। तो एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल की स्थिति में हमें पुस्तक क्या कहती है? हमें पुस्तक कहती है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो फिर आपके सिर के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है आपको। अब लिखते हैं वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि। तो आपकी पुस्तक कहता है वज्र गुणन विधि से अब हमें हल करना है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बात को समझिए। एक तरफ लिखिए x, एक तरफ लिखिए y और एक तरफ लिखिए 1। बस इतना ध्यान रखना। लिख लिया? आपको कुछ समझाना चाहते हैं, देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है ना? तो यहां पर x का गुणांक क्या है उसको लिखिए। दोनों समीकरण में x का गुणांक क्या है हमारा, एक है 2 और एक है 3। एक है 2 और एक है 3, a1 बटा a2 है ना, उसी को लिखिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 लिख दिया हमने, लिख दिया। अब b1 बटा b2 यानी कि हमारा y का गुणांक क्या है उसको लिखना है। तो y का गुणांक हमारा है b1 बटा b2 में 1 और 2 है। क्या है? 1 और 2 है। क्लियर? तो यहां लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 2। लिख दिया? लिख दिया b1 बटा b2 को भी। अब c1 बटा c2 क्या है उसको आप यहां लिखिए इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा, c1 बटा c2 है -5 और -8, -5 और -8। लिख दिया? इतना कर दिया? इतना तो आप भी कर पाओगे। ऐसे एक विधि है, इस विधि को समझाएंगे आपको बहुत ही बारीकी से, जैसे जैसे बता रहे हैं उस स्टेप को आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे कर देते हैं और यहां भी कर देते हैं, यहां भी कर देते हैं, और ये बराबर में रहेगा। क्लियर? यहां बराबर में रहेगा। इतना तो कर पाएंगे? इतना कर पाएंगे कि नहीं? इतना कर पाएंगे। तो अब हमें यहां कुछ करना है। क्या करना है? आपको x का मान निकालना है। देखिए x का मान निकालने के लिए x को ही गायब कर दीजिए, कर दिए, और इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। क्या कीजिए? इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। तो इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस में है, तो 5 दूनी 10 माइनस में गुणा कर दिए तिरछा तिरछी। इसको इधर गुणा कीजिए और इसको इधर गुणा कीजिए। समझ में आया बात? आपके लिए ऐसा किया, आपको नहीं करना है आपके कॉपी में, आपको केवल समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यानी इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, अगर हम x का मान निकालना चाहते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस में, और यहां एक माइनस ऑटोमेटिक लगेगा, अपने आप स्वतः लग गया। ये हो गया। अब उसके बाद इसको गुना कीजिए, 8 एकम 8, वो भी माइनस में, तो माइनस में 8। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये हमारा x का मान है। ठीक है, और ये हमारा y का मान है, और ये हमारा 1 का मान है, अचर का। ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब x का मान तो हमारा निकाल लिए हम, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y को छुपा देंगे। ठीक है, और उसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे और इसको गुणा करेंगे इससे। इतना समझ में आया? तो 5 गुना 3 बराबर 5 तिया 15, तो -15। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है ना? अब देखिए, तो 5 गुना 3 हो गया, तो 8 गुना 2 होगा, तो 8 दुना 16, वो भी माइनस में, तो यहां तो पहले से एक माइनस पहले से लगेगा, और उसके बाद यहां पर 16 हो जाएगा, वो भी माइनस में। हो गया ना भाई? इतना समझ गए? अब देखिए, अब हमें इस 1 का अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे और इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे। समझ में आ रही है? तो 1 गुना 3 बराबर 3, और माइनस तो ऑटोमेटिक लग गया, और 2 गुना 2 बराबर
4 हो गया ना, इतना तो हो गया। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, इसको सरल करेंगे तो होगा x बटे, यहां क्या हो जाएगा 10 से माइनस के 10 और ये माइनस माइनस प्लस के 8 होगा कि नहीं। उसके बाद y पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए माइनस के 15 और यहां माइनस और माइनस प्लस प्लस के 16, फिर यहां बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटे और यहां क्या 4 से 1 घटा तो माइनस का 1 होगा कि नहीं। इतना होगा कि नहीं, इतना तो हो जाएगा मेरे भाई। तो इतना होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे हम और सरल कर लेंगे। एक बार और सरल कीजिए, इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे, यहां x बटे कितना हो जाएगा माइनस के 2, x बटे माइनस के 2 होगा कि नहीं। 10 से 8 घटेगा, वो भी माइनस वाला बड़ा है। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा y बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस में, ओ सॉरी यहां कुछ नहीं होगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस तो होगा नहीं। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, यहां माइनस का 1 बटे में है तो 1 ही होगा ना। चलिए 1 बटे 1 कर दे तो वो भी माइनस में रहने दीजिए। अभी इतना सरल करने के बाद अब आपको एक काम और करना है। देखिए ये बराबर है इसका और ये बराबर है इसका, तो ये भी बराबर है इसका। अब हम लिखते हैं यदि x बटे माइनस के 2 बराबर होता 1 बटे माइनस के 1, अगर होता, इसको गायब कर दिए, अगर होता इसको एक बार इधर से बराबर कर लिए, इसको इधर लेके चले आए तो इसको गायब कर दिए। समझ में आ रही है। तो अगर हम ऐसा करते, यदि x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे माइनस 1 तो क्या होता, तो हमारा x का मान निकल जाता। कैसे, देखिए अब इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तिरछा तिरछी, ठीक है ना। तो तिरछा तिरछी जब आप गुना करेंगे तो माइनस 1 गुना में x के साथ तो माइनस x और बराबर क्या हो जाएगा -2, 1 के साथ गुना तो -2, तो ये माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 2 हमारा एक आंसर आ गया। क्लियर, x बराबर 2। अब देखिए यदि हम इसको इसके बराबर किए तो कभी हम कर सकते हैं, इसको गायब कर दो, इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, बराबर में है ना भाई। एक बार इसको इससे बराबर किए, एक बार इसको इससे बराबर करेंगे। समझ में आया। तो चलिए इसको करते हैं। आपको ऐसा चिन्ह नहीं देना है क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए हैं। आप आराम से क्या करेंगे, बिना ऐसा एरो दिए हुए बनाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब यहां लिखते हैं यदि, ये इसको हम पुनः लिख देते, पुनः यदि क्या होगा, पुनः यदि y बटे 1 बराबर 1 बटे माइनस का 1, अगर ऐसा होता तो क्या होता। इसको गायब कर दिया हमने, किसको, x वाले मान को गायब कर दिया। तो इधर ऐसा होता तो क्या होता, इसको इससे तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए माइनस के y बराबर क्या होता, ये इधर गुना होता तो क्या हो जाता, इधर हो जाता आपको 1, ठीक है। और ये माइनस उठ के इस पर आएगा, इसलिए y बराबर माइनस के 1। तो इतना जब कर दिए हम तो y का मान 1 माइनस का और x का मान क्या आ गया 2, तो अतः x बराबर 2, y बराबर -1, यही हमारा आंसर है। यहां तक क्लियर हो गया। तो प्रश्न संख्या 1 के 2 को हम लोगों ने हल कर लिया। कैसे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। यहां आपको गौर से ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि हमें x, y और 1 का गुणांक इस प्रकार से लिखना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, जो गुणांक है x का, y का, उसको लिख देंगे दोनों समीकरण से, और जो हमारा C1 और C2 है उसको भी लिख देंगे। लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, इस प्रकार से लाइन चीर दें। लाइन चीरने के बाद तीनों को कर दें x, y और 1 का गुणांक में, और उसके बाद क्या करें, आपको क्या करना है, सबसे पहले x का मान निकालना है, तो इधर तिरछा तिरछी गुणा कर लेना है, और तिरछा तिरछी गुणा करके बीच में माइनस का चिन्ह देके आपको लिखना है। फिर उसके बाद जब y का निकालना है तो y को गायब करके इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, और यहाँ हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इसको निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, बीच में माइनस आ जाएगा।
और उसके बाद इसको सरल करेंगे। सरल करते हुए हमने यहाँ तक लेके आया और यहाँ तक जब आ गया तो एक को गायब कीजिए बीच वाला को, और इसको इसके साथ यदि हम ऐसा कर ले तो मेरा x का मान निकल गया, और जब हम y का मान निकालेंगे तो इसको गायब करके इसको बराबर कर देंगे और मेरा y का मान निकल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न में कहता है 1 का तीसरा नंबर, 1 का तीसरा नंबर, ठीक है ना। 1 का तीसरा में दिया है, हल करेंगे और लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई? तीसरा नंबर में दिया है 3x माइनस के 5y बराबर के 20, यही दिया है। और उसके बाद दिया है 6x माइनस के 10y बराबर के 40, यही दिया है। तो इसको हम इस पार कर सकते हैं, क्या करेंगे? 0 में लेके आएंगे, यानी कि इसको 20 को इस पार लेके आते हैं समीकरण में। तो आते हैं, इसे लिख सकते हैं हम क्या? 3x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 मान सकते हैं हम। और 6x माइनस के 10y और माइनस के 40 और बराबर 0, समीकरण 2 मान सकते हैं हम। तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं और आपको यह भी बताते हैं। यहां a1 बटा a2 डायरेक्टली हम लिख देते हैं। तो x का गुणांक 3 है और x का गुणांक दूसरा समीकरण में 6 है, तो क्या हो जाएगा? 3/6। अगर कटता है तो काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2 होगा। होगा कि नहीं? अब आते b1 बटा b2, b1 बटा b2 बराबर, तो देखिए y का गुणांक में आप देखिए माइनस के 5 माइनस के 10 है ना, तो यहां लिखिए माइनस के 5 और बटे माइनस के 10। तो देखिए माइनस माइनस तो पहले कटेगा, कट गया। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। तो अब b1 बटा b2 है तो इसका तो प्रतिच्छेदित रेखा नहीं होगा, यानी कि अब आगे अगर c1 बटा c2 भी हो जाए तो क्या होगा उसको निकालते हैं, क्योंकि इतना आ जाए तो तीसरा भी निकालना जरूरी होता है। c1 बटा c2 बराबर देखिए, तो माइनस के 20 और माइनस के 40, तो माइनस के 20 बटा माइनस के 40, तो ये माइनस कट गया। 20 एकम 20, 20 दूना 40 बराबर 1/2। यानी कि यहां हमें क्या प्राप्त हुआ? चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, क्योंकि तीनों बराबर है, तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जब भी बराबर हो जाए तो क्या होगा? समपाती रेखा होगा। अभी अभी हमने आपको समझाया भी है, तो समपाती रेखा होगा। क्या होगा? इसलिए समपाती रेखा बनेगा। समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा ऐसे चला, ठीक है, और उसी पर एक रेखा फिर से चलेगा, एक रेखा फिर से चलेगा। तो बताइए एक रेखा में कितने बिंदु? अनेक बिंदु, और उन्हीं बिंदु पर चलते हुए कौन चल रहा है? फिर दूसरा रेखा, तो वो हो गया समपाती रेखा। जब समपाती रेखा अनेक बिंदुओं को टच करते हुए जाएगा तो जितने बिंदु इतने हल, जितने बिंदु उतने हल। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? इसलिए अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए आगे हमें नहीं बढ़ना है, क्यों? क्योंकि यहां से आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपका प्रश्न कहता है, क्या कहता है आपका प्रश्न? देखिए आपका प्रश्न कहता है अद्वितीय हल की स्थिति में। कैसी स्थिति में? अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी केवल एक हल होगा तभी उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमारा आंसर यहीं तक हो गया। क्लियर? यहीं तक हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, जो x और y का गुणांक था
और जो अचर मान था a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, ये जो था उसको हमने निकाला। और निकालने के बाद हमने क्या किया, पता किया कि ये किस रूप में आता है। तो समपाती रेखा के रूप में आया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो उसी को जब ऐसा स्थिति आ जाए तो समपाती रेखा बनेगा, और समपाती रेखा होने पर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके। तो अनेक हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। क्लियर। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्या दिया है, लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। ये पहले से दिया हुआ है ऐसा, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी को समीकरण 1 मान लिए। क्लियर। अब दूसरा 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण 2 हमने मान लिया। क्लियर यहीं तक। तो इतना कर लिया, तो इसे अब करना क्या है, देखिए इसे अब हमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 के रूप में निकालना है। तो निकालिए। यहां a1 बटा a2 बराबर क्या होगा, तो x का गुणांक को निकालिए। यहां 1 है, यहां 3 है, 1 बटा 3। क्लियर। अब b1 बटा b2 क्या होगा, तो देखिए y का गुणांक माइनस का 3 और y का गुणांक माइनस का 3, दोनों जगह माइनस का 3। तो ये माइनस कटा, 1 से 1 यानी 3 गुना 3 कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, बराबर 1 बटा 1। तो 1 बटा 1 आया, वो भी प्लस में। तो 1 बटा 1 को 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ a1 बटा a2 के रूप में है ना, तो इसलिए 1 बटा 1 लिख दिया हमने। क्लियर। तो देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं चूंकि, इससे आगे और नहीं बढ़ना है, c1 बटा c2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखिए, चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो क्या होगा, जब ऐसा स्थिति होता है तो क्या होता है, आपको हम लिखकर बता देता है, ऐसे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी। क्लियर। तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी तो कितने बिंदु पर कटा, एक बिंदु पर। तो केवल एक हल होंगे, कितने, एक हल होंगे। तो एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल। क्लियर। तो इसलिए कहेंगे, यहां लिखेंगे, इसलिए प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। तो प्रतिच्छेदित रेखा होते हैं तो कितने हल होते हैं, केवल एक हल होंगे। और एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। तो हमें प्रश्न में ही कह दिया गया है, अगर अद्वितीय हल हो तो क्या करेंगे, उसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए बच्चों क्या करते हैं, आगे वज्र गुणन विधि से इसे हल करेंगे। अब लिखते हैं वज्र गुणन विधि से। तो देखिए वज्र गुणन विधि में हमने आपको क्या बताया था, एक जगह लिखिए x, एक जगह लिखिए y और एक जगह लिखिए 1। लिख दिया, लिख दिया, इतना लिख दिया। इतना आप भी कर सकते हो। तो इतना जब कर सकते हो भाई, तो क्या करो, देखो x का गुणांक क्या क्या था, x का गुणांक था, यहां ऐसे कर देते, यहां ऐसे कर देते, ताकि लिखने में हमें आसानी होगी, फ्रेश फ्रेश। ठीक है। तो x का गुणांक क्या है हमारा, 1 है पहला, तो 1 लिख दिया। दूसरा x का गुणांक क्या था, यानी a2 क्या था, तो हमारा दूसरा a2 क्या था, हमारा था 3, लिख दिया। अब y का गुणांक क्या था भाई, यानी कि b1 हमारा क्या था, b1 था माइनस के 3, तो यहां लिख दिया माइनस के 3। और c1 हमारा, सॉरी b2 हमारा क्या था, तो b2 भी हमारा था माइनस के 3, क्या, माइनस के 3। ठीक है। और उसके बाद c1 और c2 क्या था, माइनस के 7 और माइनस के 15। इतना हो गया, इतना कर सकते हो आप। a1 a2 b2, a1 a2 b2 c2, ये सारे को लिख दीजिए। क्लियर। a1 a2 b2 c2 जो भी है लिख दीजिए, लिख दिया हमने। अब आगे समझिए क्या करना है।
अब आगे आपको यहां क्या करना है, यहां आपको ऐसे करना है, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार कर दिया। ये तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए। कर दिया ना, कर दिया। ये x का गुणांक को गुणा करके यहां लिखेंगे, y का गुणा को यहां लिखेंगे और एक वाले को यहां लिखेंगे, यानी अचर वाले को। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमको x का मान निकालना हो तो x को गायब करना है, कर दिया, और इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 या 21, वो भी कितना माइनस माइनस में है। देखिए माइनस माइनस जब भी गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक। तो 7 या 21, तो 21 हमने लिख दिया, माइनस माइनस खत्म। अब देखिए यहां ऑटोमेटिक बीच में एक माइनस आता है, आ गया। ठीक है, तो इस बार इधर से गुणा किए तो इधर से भी गुणा करना है। तो 15 या 45, तो ये माइनस कट गया 45 में, लेकिन बीच में जो माइनस है तो रहेगा ही ना, 15 या 45, ये भी हो गया। क्लियर, x का हो गया। अब y में चलते हैं, तो y में क्या करेंगे भाई, इसको इधर से और इसको इधर से गुणा करेंगे। तो 7 या 21, एक बार इधर माइनस है इधर प्लस है, तो 7 या 21, तो माइनस में 21 हो गया। अब देखिए बीच में तो एक बार माइनस तो अपने आप लगेगा, लगा दिए। उसके बाद 15 गुना 1, तो 15 एकम 15, वो भी माइनस में पहले से है तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना माइनस में 15 लिख दिया। अब देखिए मेरे भाई इसको निकालना है, एक का यानी कि अचर का, तो इसको गायब कीजिए और इधर इसको इसके साथ गुना कीजिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो 3 तिया 9, वो भी माइनस में, माइनस का 9। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर एक माइनस है, यहां माइनस नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी माइनस वाला जीत जाता है। कर दिया, फिर यहां ऑटोमेटिक बीच में एक माइनस लग गया, लगा दिए। उसके बाद इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 3 एकम 3, तो माइनस के 3। इतना कर सकते हो मेरे भाई। इतना अगर कर लिए तो आप इसको क्या करो, इसको आप सरल कर लो, इसको आप सरल कर लो। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 से 45 घटेगा, 21 से 45 घटेगा तो कितना आएगा, तो देखिए 5 से 1 घटा तो 4, और यहां कितना बचा 2, 4 से 2 घटेगा तो 2, यानी 24, वो भी x बटे 24, वो भी माइनस में, क्योंकि ये बड़ी संख्या क्या है, माइनस में। हो गया। अब इसको बराबर में लो और इसको क्या करो, इधर करो फिर उसी तरह से, y बटा, तो माइनस का 21 तो लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 15 होगा कि नहीं। माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो वो हो जाता है प्लस, बराबर 1 बटा क्या लिखेंगे, माइनस के 9, और ये माइनस माइनस प्लस के 3। इतना तो लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए केवल एक स्टेप बढ़ाए, अन्यथा हम यहां डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आप समझिए। अब इसको क्या करते हैं, आप भी डायरेक्ट ना करें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता है कि इतना का आंसर इतना है, आपको हल करना है। ठीक है ना, तो चलिए आगे क्या करेंगे, x बटे माइनस के 24 यहां आ गया, बराबर यहां क्या आएगा, y बटे, अब देखिए 21 से 15 घटेगा, यानी 11 से 5 घटेगा तो 6, और यहां पर 1 से 1 घटेगा तो कुछ नहीं, तो बड़ी संख्या में माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। इतना समझ गए। फिर बराबर यहां भी 1 बटा क्या होगा, 9 से 3 घटेगा तो माइनस के 6 होगा कि नहीं। क्यों हुआ माइनस के 6, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं। ये इसके साथ बराबर में है तो ये इसके साथ भी बराबर में है ना, तो लिखते हैं यदि x बटे माइनस 24 बराबर है 1 बटे माइनस 6 के, तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो इसको इसके साथ गुना होगा, इसको इसके साथ तिरछा तिरछी गुना, सरल करना है केवल, तो सरल करिए ना, x का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा, माइनस के 6 इधर गुना होगा तो माइनस के 6x, और बराबर ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस के 24 हो गया। तो ये माइनस कटा कि नहीं भाई, तो कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 24 बटे 6 होगा कि नहीं। तो x बराबर 24 बटे 6 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, देखिए x बराबर 24 बटे 6 होगा, तो करेंगे x बराबर, काटेंगे 6 एकम 6 और 6 चौका 24 हो गया, तो x बराबर 4, तो x बराबर हमारा 4 आ गया। तो जब x बराबर 4 आ गया तो अब हम एक बार इसको भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
ऐसे कर सकते हैं ना, y बराबर y बटे -6 बराबर 1/-6 कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यह भी तो इसके बराबर में है। तो लिखते हैं यदि, यहां लिख देते पुनः यदि y बटे -6 बराबर होगा 1/-6 के साथ, तो क्या होगा? तो ऐसा होने पर सरल कीजिए, इसको इसके साथ गुना होगा, इसको इसके साथ, तो -6y बराबर -6 इतना होगा कि नहीं? इसको इसके साथ गुना करेंगे तो अब उसके बाद ये माइनस कट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? y बराबर 6/6 काटिए, 6 एकम 6, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 1। तो y बराबर जब 1 हो गया तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर क्या हो गया? 4 और y बराबर हो गया 1। यही दोनों हमारा आंसर है, यही दोनों हमारा आंसर है। क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के चारों सवाल को हल कर लिया। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना ना भूलिएगा मेरे भाइयों। जय हिंद।